सभी समाचार पत्रों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के इस वक्तव्य को प्रमुखता के साथ छापा भी है। दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल विपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लिंडर, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस दुर्घटना के दौरान जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विंग कमांडर वरुण सिंह की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी ईश्वर से करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में अभी माननीय प्रधान जी ने आप सबको विदेश के शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास के साथ ही कैसे देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अपने छात्रों को एक सर्वांगीण विकास में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस रूप में उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच के माध्यम से अपना एक व्यावहारिक वक्तव्य अभी यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के हजारों छात्र छात्राओं, आचार्यों और संस्था प्रमुखों को उन्होंने इसके बारे में अपना मार्गदर्शन भी दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। ये नई शिक्षा नीति भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी हैं और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। याद करिए, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब 1932 में, आज से 90 वर्ष पहले, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए अपनी पहली संस्था की नींव रखी होगी, उस समय उनके मन में भाव जरूर रहा होगा कि कुछ समय के बाद देश आजाद होगा तो आजाद भारत के अंदर हम किस प्रकार के नागरिक थे। उस भाव को ध्यान में रख करके उस समय जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित संस्थाएं या फिर सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं उस भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर एक छात्र छात्रा के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना देने के साथ साथ राष्ट्रीयता के लिए, अपने समाज, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के लिए हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस भाव के साथ भी हम सबको जोड़ने का कार्य करती है। याद रखना, हमारा धर्म हमें केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखता। हमारा दर्शन जब
धर्म की व्याख्याएं भी करता है तो धर्म की व्याख्याएं उसका एक विराट रूप लेकर के वो करता है। वो ये नहीं कहता है कि अपने उपासना स्थल पर अपने इष्ट की उपासना करना ही धर्म है, नहीं। भारतीय मनीषा ने कभी इसको धर्म नहीं माना। उसकी आस्था हो सकती है, उसकी पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन वह संपूर्ण धर्म नहीं है। हमारे यहां तो धर्म को माना गया कि यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी उसके दो पक्ष बहुत स्पष्ट हैं, एक अभ्युदय का और एक निःश्रेयस का। अभ्युदय सांसारिक उत्कर्ष से जुड़ता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ता है, और निःश्रेयस जीवन के अलग अलग पक्ष में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग अलग अलग हो सकता है। एक छात्र अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता तो पिछली क्लास से उसे मुक्ति मिली, अगली क्लास में वो चला गया। वह शिक्षा अध्ययन करने के बाद जीवन के किसी एक क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है, सर्विस में गया है, व्यवसाय में गया है, सेवा के किसी अन्य क्षेत्र में आया है, तो उसको पिछले कार्य से मुक्ति मिली, अब उसने नए जीवन में प्रवेश किया है। ऐसे ही जीवन के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उसके मायने हो सकते हैं, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी सीमित दायरे में कैद करके नहीं देखा। सांसारिक उत्कर्ष का उसको महत्वपूर्ण पहलू भी माना है, और सांसारिक उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जिसे हमने अभ्युदय माना, अभ्युदय जीवन में किए जाने वाले हमारे प्रयासों पर, हमारे पुरुषार्थों पर निर्भर करता है। हमने पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा धर्म भी हमें इन्हीं मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमने धर्म को इसके साथ ही जोड़ दिया है कि हमें अपने अभ्युदय के लिए और जीवन में निःश्रेयस की प्राप्ति करने के लिए ही कार्य करना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो उसके पाप से कोई वंचित भी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने पुण्य से उसे कोई रोक नहीं सकता, और उसके पाप से भी उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। और इसे ध्यान में रख करके जब भी हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी तो 1932 में उनके मन में इस भाव जरूर रहा होगा, एक कि आजाद भारत में आजाद भारत के नागरिक किस रूप में होने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक नायक को सामने रखा महाराणा प्रताप के रूप में, एक महानायक। देश और धर्म के लिए हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भी देश के अंदर आत्म बलिदान, शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतीय के मन में देखने को मिलता है। बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति महाराणा प्रताप को स्मरण करता है, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को। उस कालखंड में तमाम राजे महाराजे थे, बहुत सारे लोगों ने विदेशी आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार की, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। स्वदेश और स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। किसी विदेशी ताकत के सामने कभी हम लोग सिर नहीं झुका सकते, तो उसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते। और वे आजीवन लड़ते रहे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। स्वाधीनता की कीमत क्या होनी चाहिए
महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हम सब समझ सकते हैं। और इसलिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब अपनी पहली संस्था की स्थापना की तो उसका नाम भी महाराणा प्रताप के ही नाम पर रखा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की अहेतुक कृपा और उस कृपा और वो आशीर्वाद उनके साथ था। धार्मिक पीठ है, धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप हम केवल अपने को पूजा पद्धति तक सीमित करके नहीं रख सकते, बल्कि हमारे धर्मस्थल प्राचीन गुरुकुलों की तरह नेतृत्व करते हुए दिखाई दे। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में उस समय की व्यवस्था रही होगी कि गुरुकुल अपने तरीके से संचालित होते थे। समाज की व्यवस्था समाज के माध्यम से संचालित होती थी। स्वतंत्र भारत में समाज की व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक संविधान है। संविधान हम सबका मार्गदर्शक है। पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में संविधान का पालन करना हर भारतीय का दायित्व है। लेकिन जिस कालखंड में संविधान नहीं रहा होगा उस समय स्मृतियां रही होंगी, गुरुकुल की परंपरा रही होंगी, धर्म ग्रंथ उसके मार्गदर्शक रहे होंगे। उस समय उसके अनुरूप आचरण करना, उसके अनुरूप चलना, और गुरुकुलों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उसका एक नवीनतम रूप लेकर के 1932 में आया, जब गोरक्षपीठ के संरक्षण में इस शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी। और उसके बाद धार्मिक पीठ केवल और केवल वहां तक सीमित न रहे, बल्कि धार्मिक पीठों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरोग्यता के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरक्षपीठ के संरक्षण में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालन कर रही है, बल्कि आरोग्यता के लिए भी कार्य कर रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय हो, महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय हो, मां पाटेश्वरी चिकित्सालय हो, या महंत वैद्यनाथ जी महाराज के नाम पर स्थापित विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला, उसका एक उदाहरण हो सकता है। नर्सिंग के पाठ्यक्रम उसके उदाहरण हो सकते हैं। अन्य अनेक कार्यक्रम हो, योग संस्थान, सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प, वनवासी बच्चों के लिए, थारू जनजाति के बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, उनके छात्रावास, इसके उदाहरण हो सकते हैं। यानी ये सभी, हमारा धर्म हमें किसी एक संकुचित दायरे में कैद करके नहीं रखता, बल्कि जीवन का एक विस्तृत क्षेत्र हम सबको आगे बढ़ने के लिए देता है। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी तो 1932 में उनके मन में जरूर रहा होगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जीवन में सामाजिक क्रांति शिक्षा के बगैर संभव नहीं, और अपनी रूढ़ियों पर प्रहार भी अगर करना है तो वह भी शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। गोरक्षपीठ भारत की एक ऐसी धार्मिक पीठ है जिसने उन सामाजिक रूढ़ियों का सदैव विरोध किया जो समाज की एकता में बाधक रही हैं, चाहे वह जातिवाद का रहा हो, छुआछूत और अस्पृश्यता का रहा हो, बाल विवाह हो, या किसी भी प्रकार के उस आडंबर और रूढ़ी का जो समाज की एकता में बाधक रहा हो, और जिन कारणों से यह देश किसी कालखंड में गुलाम हुआ और विदेशी आक्रांताओं के हमले झेलने के लिए मजबूर हुआ था। आज आवश्यकता है हम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज और उन पूज्य संतों के सानिध्य में जो कुछ भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को संचालित करने के साथ साथ हम सबको इन महापुरुषों के उन आदर्शों को भी अपने जीवन में अंगीकार करने के समय प्रयास करना चाहिए।
मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा परिषद कोरोना महामारी के दौरान निरंतर अपने स्तर पर कार्य करता रहा और आज मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से लागू हो चुकी है और आज तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री स्वयं आपके बीच में है। हर एक संस्था को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई थी तब मैंने स्वयं भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ एक बार संवाद बनाया था और मैंने कहा था इसमें 2 प्रकार की कमेटियां गठित आप लोग जरूर करिएगा। भारत सरकार की जो मंशा है, प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप उस प्रकार की कार्य योजना को बनाना, उसको लागू करना, एक विद्यालय के स्तर पर और एक दूसरा शिक्षा परिषद के स्तर पर, अलग अलग विद्यालयों का एक समूह एक साथ मिलकर के फिर इस दिशा में आगे प्रयास करें। 2022 में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना, छात्र छात्राओं को उसके अनुरूप बनाना और उससे होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों के साथ अपने आप को जोड़ने की तैयारी। यह एक बड़ा कार्य होगा आप सबके सामने, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम आते आते महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी शताब्दी वर्ष भी मना रहा होगा और उन अवसर पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर हर वर्ष संस्थापक सप्ताह समारोह आपको देगा ही। 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा को किस रूप में आप आगे लेकर के चले हैं यह भी आपको बताने का एक अवसर होगा। विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं के जो परिणाम सामने आए हैं उन सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, मेडिकल का हो, पैरामेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, तकनीक का हो, या फिर एक सप्ताह के अंदर चली विभिन्न प्रकार की खेलकूद की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, उन सभी प्रतियोगिताओं में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है उन सबको हम इस अवसर पर बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोग एक सार्थक दिशा में प्रयास करेंगे। आज का कार्यक्रम यद्यपि जितने भी बच्चे अलग अलग क्षेत्र में सफल हुए हैं उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम को सीमित करने का भी प्रयास हुआ है और उसको ध्यान में रख करके जो योग्यता छात्रवृत्तियां हैं वे संस्थाओं को सौंप दी जाएंगी। संस्थाएं अपने विद्यालय का कार्यक्रम अलग से अपने संस्थान में करते हुए उन सभी छात्र छात्राओं को अपनी स्कॉलरशिप अपने विद्यालय में वितरित करेंगे और बाकी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इस दौरान हुई हैं उन सभी बच्चों को और संस्थाओं को यहाँ पर मुख्य अतिथि के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से जिन छात्र छात्राओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा या जिन्हें उनके विद्यालय में सम्मानित किया जाएगा या जो संस्थाएं अपना अच्छा की है और उन्हें कोई स्थान प्राप्त हुआ है, वे पुरस्कृत हो रही हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरूप उनके विजन को अंगीकार करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसके बेहतर परिणाम होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।